टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। फिर से एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ जैसे कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ये प्रतीक शिवालिक सर की नोट्स जो बुक है वहाँ से ये एक यूनिट मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। तो ये पहला यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगमकर्ता की समझ, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। परिचय में जो चीज़ें देखिए ज़रूरी है हम लोग वही पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं है इधर उधर की चीज़ें पढ़ने का। तो इंट्रोडक्शन में बस वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वृद्धि विकास की अवधारणा, बाल वृद्धि विकास का अर्थ एवं परिभाषा। वृद्धि और विकास वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास शामिल होता है। वृद्धि शब्द एक जैविक भौतिक अर्थ भी होता है। यह शरीर के आकार, ऊंचाई और भार में वृद्धि जैसे उन मानकों से संबंधित है जिन्हें मापा जा सकता है। यह प्रकृति में मात्रात्मक होता है। ये सब चीज़ें हम डिफरेंस बिटवीन में देख लेंगे अभी। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये जब देख लीजिए। अर्नोल्ड गोयसल के अनुसार वृद्धि पर्यावरण का नहीं अपितु जीव का एक कार्य है। वृद्धि की सुदृढ़ता के लिए समिति और नियामक तंत्र की आवश्यकता होती है। वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो इतनी जटिल और इतनी संवेदनशील है कि इसके प्रबल स्थिरीकरण के लिए बाह्य कारकों के बजाय आंतरिक कारक उत्तरदायी होते हैं, जो वृद्धि की प्रवृत्ति के सकल प्रतिरूप और दिशा के संतुलन को बनाए रखते हैं। बोरिंग के अनुसार डेफिनेशन है, विकास से हमारा अभिप्राय शरीर के अंगों के आकार में होने वाले परिवर्तनों से है, और जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है विभिन्न अंगों का क्रियात्मक इकाइयों के रूप में एकीकरण हो जाता है। बेयर ने विकास को परिभाषित करते, बेयर का डिफिनेशन है ये, विकास एक व्यवहारिक परिवर्तन है जिसके लिए कार्य रचना की आवश्यकता होती है, और कार्य रचना के लिए समय की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आयु के रूप में परिभाषित किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस दृष्टिकोण के अनुसार विकास उन अधिगम अनुभवों का संग्रह है जिन्हें बालक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया की प्रक्रिया में करता है। फिर यहाँ पे वही सब चीज़ें लिखी हैं, ये सब हम डेफिनेशन उसमें डिफरेंस बिटवीन में वृद्धि और विकास में देख लेंगे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि हम जल्दी जल्दी जो चीज़ें ज़रूरी है वही पढ़ेंगे हम, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का पढ़ने का। तो यहाँ से वृद्धि की विशेषताएं देखते हैं हम लोग। वृद्धि में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। वृद्धि किसी मूल ऊतक के समान संरचना वाले ऊतकों की अवृद्धि के परिणाम स्वरूप होने वाले भौतिक परिवर्तन और आकार में वृद्धि को इंगित करती है, और इसके तीन अलग घटक होते हैं। कोशिका का विभाजन हो गया, स्वांगीकरण हो गया, और कोशिका विस्तार विस्तार हो गया। ठीक है, फिर से वही चीज़ें देखिए रिपीट हुई है। वृद्धि को मात्रात्मक रूप से मापा जा सकता है, देखिए वही चीज़ें ऊपर लिखी थी। तो ये सब कोई विकास की विशेषताएं। विकास व्यक्ति और पर्यावरण के बीच, देखिए फिर से वही लाइन आ गई, विकास व्यक्ति और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। विकास एक सतत और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये सब हम डेफिनेशन, ये बाल विकास के उद्देश्य, यह जानने और समझने के लिए कि बच्चे कैसे विकसित होते हैं, छात्र के विकासात्मक पैटर्न, विकासात्मक मानदंड, विकास के पहलू, बच्चों की ज़रूरतें, बच्चों का अधिकार के बारे में जानना आवश्यक है। छात्र के विभिन्न, ये चीज़ें इतना ज़रूरी नहीं है, यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए जहाँ से ज़रूरी आएंगे हम लोग वहाँ से पढ़ेंगे। बाल विकास के उद्देश्य, बाल विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कार्यों का अध्ययन करना, बच्चों के सर्वांगीण विकास का अध्ययन करना, जन्म से किशोरावस्था तक के विकास के चरणों से परिचित होना, बाल विकास में अवयस्कों की भूमिका के योगदान को समझना बाल विकास के मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए वही चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे, तो जो ज़रूरी है हम वही चीज़ पढ़ेंगे। ये मत सोचिएगा कि जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं छोड़ता जा रहा हूँ, मेरा छोड़ने का कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद बस इतना है कि आपको ज़रूरी चीज़ें ही मिले। वृद्धि और विकास में अंतर देखिए, कुछ विशेष रूप से परिवर्तन को संदर्भित करता है। वृद्धि विशेष रूप से परिवर्तन को संदर्भित करता है, विकास पूर्ण रूप से परिवर्तन को संदर्भित करता है। वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं के गुणन या संरचना और कार्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आकार में परिवर्तन है। विकास परिपक्वता को संदर्भित करता है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जैसे ऊंचाई, वजन में वृद्धि। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह के परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जैसे शब्दावली, याद रखने में कौशल व रणनीतियों में सुधार। वृद्धि हमेशा प्रगतिशील नहीं हो सकती है। विकास व्यवस्थित और सुसंगत प्रगतिशील श्रृंखला में अग्रसर रहता है। वृद्धि दीर्घकालीन समय तक जारी नहीं रहती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भ से मृत्यु तक जारी रहती है। वृद्धि के कारण होने वाले परिवर्तन इकाइयों में मापने योग्य होते हैं। देखिए वो लाइन लिखी थी ना कई जगह, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़। वृद्धि के कारण होने वाले परिवर्तन इकाइयों में मापने योग्य होते हैं,
जैसे ऊंचाई, वजन में वृद्धि आदि को मापा जा सकता है। विकास में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता, लेकिन यह व्यवहार प्रदर्शन में देखा जा सकता है। वृद्धि विकास हो सकती है और नहीं भी। उदाहरण, एक बच्चा वजन में बढ़ रहा है लेकिन उसमें कोई व्यवहारिक सुधार नहीं दिखा सकता है। वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। जैसे एक बच्चा ऊंचाई और वजन में वृद्धि नहीं दिखा सकता है, लेकिन व्यवहार अपने संज्ञानात्मक कौशल से विकास को प्रदर्शित कर सकता है। तो नेक्स्ट, विकास के चरण। तो आइए देखते हैं विकास के चरण को हम लोग। जन्म जन्म के पूर्व, पहली अवस्था जन्म से पहले, समय सीमा इसकी शैशवावस्था जन्म से 1 वर्ष, प्रारंभिक बचपन की वर्ष 1 से 3 साल, पूर्व स्कूल का 3 से 6 वर्ष होता है, स्कूली बचपन जिसको विद्यालय बचपन कहते हैं 6 से 12 साल होता है, किशोरावस्था 12 से 20 साल होता है। चलिए इसको फिर से देखते हैं यहाँ से शैशवावस्था से। शैशवावस्था हमारा जन्म जो जरूरी है हम वही देखेंगे। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष। शैशवावस्था मानव वृद्धि और विकास की सबसे लघु अवधि है। वृद्धि और विकास की यह अवधि जन्म से शुरू होती है और शिशु के 2 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर समाप्त हो जाती है। इस अवधि का बालक के विकास में अत्यधिक महत्व होता है। बालक स्वयं बैठ, खड़ा, चल और खा नहीं सकता। वह पूर्णतः माता पिता पर निर्भर होता है। इस अवस्था में निम्न रूप से विकास होता है। शारीरिक विकास में होता है। शारीरिक विकास में देखिए बस इसमें यही लिखा है कि शरीर के अनुपात में तंत्रिका तंत्र हो जाती है हमारी, आंतरिक अंगों में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, शारीरिक विकास हो गया ये। आकार और भार। आकार और भार में बस इतना समझिए कि जब नवजात शिशु की जो लंबाई होती है वो 19 इंच होती है, मतलब 17 से 20 इंच के बीच में। और जन्म के समय बालक का भार लगभग 7 पाउंड होता है। ठीक है। अनुपात में परिवर्तन होता है। अनुपात का मतलब ये परिवर्तन होता है कि जन्म के समय बालक का शरीर अनाकर्षक होता है। धीरे धीरे शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ और धड़ समानुपात आकार में लेने लगते हैं, एक निश्चित रेशियो में बढ़ते हैं। हाथ और पैर, ये सब चीज़ें, हड्डियाँ और पेशियाँ बढ़ने लगती हैं। तो इसमें ज़रूरी चीज़ है कि जब बच्चा जब बच्चा के समय, जब जन्म का समय होता है, साल के अंत तक बालक के मुंह में 16 दांत आ जाते हैं। इसमें यही ज़रूरी है। दिल की धड़कन, तो इसमें ये ज़रूरी है कि 140 बार तक धड़कता है। ठीक है, पहले महीने के दौरान। 6 महीने में यह धीरे धीरे हो जाता है जो 100 तक पहुंच जाता है। मानसिक विकास में देखेंगे, इसमें बौद्धिक विकास जैसे कल्पना, तर्क, सोच करने की, मतलब अमूर्त चिंतन, रुचियों का विकास इसमें होने लगता है। ठीक है। मानसिक विकास में भाषा का विकास। जन्म के समय बालक ये सुख या दुख जैसी भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में ही केवल रो ही पाता है। पहले वर्ष में वह कुछ शब्द जैसे आ, बा, पा आदि बोल सकता है। दूसरे वर्ष में वो बहुत छोटे वाक्य बोलना सीख जाता है, तब भाषा का विकास तीव्र हो जाता है। जिज्ञासु प्रश्न पूछता है इसमें, यह किसने किया, मतलब उसके मन में आता है ये सब चीज़ें। ठीक है, सब चीज़ों की त्वरित अधिगम। शैशवावस्था में बालक अधिकांश चीज़ों को शीघ्रता से बहुत तेज़ी से सीखता है। ठीक है। ध्यानावधि, शुरू में उसकी ध्यानावधि कम होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। रंग और आकार की धारणा का विकास इसी अवस्था में शुरू होता है। सामाजिक विकास में आते हैं। सामाजिक विकास में हम ये देखेंगे कि शर्मीलापन होता है, जैसे ये बालक बाहरी लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता है। ठीक है। भावनात्मक विकास भी इसी में होता है कि जन्म के समय बालक की भावनाएं विशिष्ट नहीं होती हैं, वे विचलित अवस्थाओं में होती हैं। जैसे बालक की आयु बढ़ती है और 2 वर्ष की आयु तक पहुंचता है तो उसमें क्रोध, आनंद, भय की भावनाएं विकसित हो जाती हैं। ठीक है। तो ये शैशवावस्था के दौरान मोटर विकास है, तो इसको देखते हैं। क्रमानुसार देखेंगे तो सिर पदाभिमुख क्रम किसको कहते हैं, जब सिर से पैर की तरफ विकास होता है। समीप दूराभिमुख किसको कहते हैं, जब सर केंद्र से परिधि की तरफ या मध्य भाग की तरफ विकास होता है। ठीक है। सकल कौशल, बड़ी मांसपेशियों का विकास, दौड़ना, कूदना। उत्कृष्ट ठीक कौशल, छोटी मांसपेशियों का विकास, जिम खेलना, चित्रकारी। शैशवावस्था के दौरान मोटर विकास। कद 2 साल के अंत तक शिशु वयस्कों की तुलना में आधे लंबे होते हैं। वजन 4 गुना हो जाता है। शारीरिक अनुपात, शिशु के सिर का आकार शरीर की लंबाई का लगभग 1/4 होता है। पेशी विकास, शैशवावस्था में स्नायु फाइबर अविकसित होता है तथा वसा फाइबर अधिक होता है। कंकाल विकास, उपस्थि से बना होता है, हड्डियों का अस्थिकरण, खोपड़ी का कोमल भाग, फोंटेनेल्स। दांतों का विकास, 2 वर्ष में 16 दांत, 2.5 वर्ष में 20 दांत। दिमागी विकास, 2 वर्ष वयस्क आकार का 75% सिनेप्स, एक सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे में जाने की अनुमति। मेलिनेसस होता है, फैटी झिल्ली जो तंत्रिका का आवरण तैयार करती है। बाल्यावस्था, दूसरी अवस्था यह है बाल्यावस्था। यह वृद्धि एवं विकास की द्वितीय अवस्था है। इसमें 2 चीज देखिए, 2 में डिवाइडेड होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड
और उत्तरवर्ती बाल लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, ये 2 से 6 वर्ष, याद रखिएगा इसको। प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसकी शुरुआत जो 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच होती है, ठीक है, जिसे समस्या आयु और खिलौना आयु भी कहा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को समस्या आयु और टॉय एज भी कहा जाता है। शिक्षाविद और इसको मतलब पूर्व स्कूली आयु बोलते हैं, प्रश्न करने की आयु बोलते हैं, अनुकरणीय आयु और रचनात्मक आयु। इसमें यही याद रखिएगा कि ये समस्या आयु कहते हैं, खिलौना की आयु कहते हैं, पूर्व स्कूली आयु कहते हैं इसको, प्रश्न करने की आयु कहते हैं, अनुकरणीय आयु कहते हैं और रचनात्मक आयु कहते हैं। उत्तरवर्ती बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवधि होती है इसकी, ठीक है। द्वारा इसे शिक्षकों द्वारा प्राथमिक विद्यालय की आयु और मनोवैज्ञानिकों द्वारा संघ आयु, क्रीड़ा आयु भी कहा जाता है। खेल की अवस्था उत्तरवर्ती बाल्यावस्था को कहते हैं। यह तब शुरू होती है जब बालक स्कूल में प्रवेश करता है और बाल्यावस्था के दौरान कई शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। इस अवधि के दौरान बालक का वातावरण विस्तृत होता है। शारीरिक एवं वृद्धि विकास, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होती है, परंतु उत्तरवर्ती बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि मंद स्थिति से होती है, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसमें। सामाजिक विकास में तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने लगता है, ठीक है। बालक यह सीखता है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बातचीत करने का तरीका सीखता है इसमें। बालक किसी सहकारी व्यवहार तब तक विकसित होता है जब वह खेल और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेता है। बालक साथी की भावनाओं के प्रति सहानुभूति सीखता है, टोली संघ के प्रति अधिक वफादारी दिखाता है। साथ ही बालक सामाजिक व्यवहार के विभिन्न रूपों को सीखते हैं। बालक अपने सामाजिक संबंधों को विस्तृत करता है। बालक एक समूह गिरोह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड में। बालक व्यक्तिगत खेलों की अपेक्षा सामूहिक खेलों को महत्व देता है। वह एक बहिर्मुखी दृष्टिकोण विकसित करता है और अपने सामाजिक संबंधों का विस्तार करना शुरू करता है। बाल्यावस्था के दौरान बौद्धिक विकास, तो इसमें बाल्यावस्था के दौरान बालक भाषा विकास के द्वारा अपने भाषा कौशल को विकसित करता है। उसकी शब्दावली समृद्ध होती है, भाषा कौशल में तीव्रता आती है, जैसे रिपोर्टिंग, प्रश्न पूछना, सोचना आदि जिज्ञासा भी बढ़ जाती है। भौतिक विकास की विशेषताएं इस प्रकार हैं। संकल्पनाओं का विकास होने लगता है कि लंबाई तथा दूरी की संकल्पनाओं का पूर्ण विकसित हो जाता है। रुचि का विकास होने लगता है, ठीक है। किताबें, यात्रा, परियों की कहानियाँ, ये सब में रुचि आ जाती है। सोचने समझने की शक्ति का विकास हो जाता है। जिज्ञासु प्रश्न पूछने का विकास हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं संवेगात्मक विकास। इस काल के प्रारंभ में बालक अपने भावों को प्रदर्शन करता है। इच्छा पूरी न होने पर बालक रोता है और जमीन पर गिर जाता है। वह अपनी आय के बालकों से भी लड़ता है। इस अवस्था में बालकों में डर होने की आम बात है। आक्रामकता, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता की अधिक आदि बाल्यावस्था काल की विशेषताएं हैं। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वह भावनाओं की अभिव्यक्ति के तरीके को बदलता है, भावनाएं स्थिर हो जाती हैं और बालक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है। साथ ही ये वह भावनाओं को नियंत्रित करने और दबाने की तकनीक विकसित कर लेता है। उसे गुस्सा आता है लेकिन दिखता नहीं है। वह डर जाता है लेकिन बहादुर दिखने की कोशिश करता है। वह ईर्ष्या भी करता है लेकिन रोता नहीं है। बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य किशोरावस्था में देखते हैं। ये किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधि होती है। किशोरा शब्द लैटिन शब्द के एडोलेसेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच परिपक्वता की ओर बढ़ना। यह बाल्यावस्था से निकलकर वयस्कता में विलीन हो जाती है। यह अवधि बालकों के लिए 12 या 13 वर्ष और बालकों के लिए 13 या 14 वर्ष की आयु से शुरू होती है। यह अवस्था 19 वर्ष तक चलती रहती है, इसलिए इसे क्रांतिकारी परिवर्तन भी कहते हैं। विकास की इस अवधि के दौरान वृहद शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था वृहद विकृति और तनाव, तूफान और संघर्ष की अवधि है। यौनावस्था के दौरान किशोरावस्था में नाटकीय परिवर्तन होते हैं। कुछ ही वर्षों में स्कूल जाने वाला बच्चा पूर्ण विकसित वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। इन परिवर्तनों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। हार्मोन संबंधी परिवर्तन आ जाते हैं भाई इसमें। शरीर के आकार और अनुपात में परिवर्तन, स्नायु वसा निर्माण और अन्य आंतरिक परिवर्तन, यौन परिपक्वता आ जाती है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आ जाता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, लंबाई और भार में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। हड्डियों और मांसपेशियों के बढ़ने से भी भार बढ़ता है। शारीरिक अनुपात में बदलाव होता है। कंधे किशोरावस्था में चौड़े होते हैं। चेहरे की विशेषताएं, हड्डी और मांसपेशियों का तेजी से विकास होने से बालिकाओं की मांसपेशियां नरम होती हैं जबकि बालकों की मांसपेशियां सख्त और दृढ़ हो जाती है। स्वर में बदलाव, लड़कों की भारी हो जाती है, लड़कियों की मधुर हो जाती है। पाचन तंत्र का विकास हो जाता है, ठीक है। गुणात्मक परिवर्तन उसमें नजर आते हैं। नाड़ी की गति में वृद्धि हो जाती है।
नेक्स्ट है किशोरावस्था चरण में बौद्धिक विकास। इसमें समझ का विकास होने लगता है, बच्चा समझने लगता है, ठीक है, तार्किक सोच करने लगता है, अमूर्त तर्क शक्ति करने लगता है, एकाग्रता का लगभग विकास हो चुका होता है, ध्यान अवधि में वृद्धि हो जाती है, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है, ठीक है। लेखकों, कलाकार, कवियों, दार्शनिक, डॉक्टरों, इंजीनियरों का जन्म इसी काल में हुआ था, ठीक है, कल्पना शक्ति का विकास। आदर्श उपासना यह इस अवधि में बहुत प्रमुख है कि ये किशोर अपने आदर्श पुरुष या महिला की उपासना करना शुरू करते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, ठीक है, इसमें यही लिखा है। देखिए, कोई फिल्म स्टार को कोई मान लेता है अपना रोल मॉडल, कोई कवि को मान लेता है, कोई किसी शिक्षक को मान लेता है। किशोरावस्था चरण में सामाजिक विकास, सामाजिक जागृति आ जाती है, वो समूह निष्ठा, एक समूह में रहना पसंद करते हैं, खुलकर चर्चा करते हैं अपनी समस्याएं, ठीक है, समाज सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए एक जुनून बन जाता है उसमें। किशोरावस्था चरण में भावनात्मक विकास, यह विकसित भावनाओं की अवधि है, उच्च स्तर की अस्थिरता इसकी विशेषताएं हैं, मतलब स्टेबिलिटी बहुत कम रहती है। किशोर सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, वे शारीरिक परिवर्तन के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय चाहते हैं। एक किशोर के सबसे महत्वपूर्ण भावनात्मक प्रतिरूप पैटर्न में प्यार, क्रोध, ईर्ष्या, भय, चिंता आदि शामिल होते हैं। इस अवधि में प्यार का एक प्रमुख भावना होती है, किशोरों की भावनाएं नियंत्रण ही नहीं रहती, इस दौरान उनमें अक्सर गुस्से की प्रवृत्ति देखी जाती है। स्टैनली हॉल कहते हैं यह अत्यधिक तनाव व विकृति, तूफान और इस संघर्ष का काल है। इस अवस्था में किशोर तनाव में रहते हैं, उन्हें माता पिता और शिक्षकों की अधिक सख्ती बर्दाश्त नहीं होती। किशोरावस्था की समस्याएं हैं, शारीरिक वृद्धि के साथ समन्वय नहीं कर पाते, भाई उनके अंग में विकसित होता है तो उनको लगता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। मानसिक प्रतियोगिता में समायोजन की समस्या, जो मेन पॉइंट है उसी को देखेंगे हम। भावनात्मक विकृति के समायोजन की समस्या, इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाते, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। गृह समायोजन की समस्या, कभी कभी किशोर अपने परिवार की परिस्थितियों में स्वयं को समझ पाई, परिवार कुछ और चाहता है, बच्चा कुछ और करने लगता है। समाज के साथ समायोजन की समस्या, समाज के साथ भी अपने आप को सूटेबल नहीं पाता है। किशोरों की आवश्यकताएं, निर्भरता से मुक्त की आवश्यकता, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, आत्म सहायता की आवश्यकता होती है उनको, ठीक है। किशोर जीवन में क्या करना और बनना चाहेंगे, इसे शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान कर पूरा किया जा सकता है। सुरक्षा की आवश्यकता होती है उनको, सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता होती है उनको, धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता होती है उनको, नए अनुभव की चाह की आवश्यकता होती है उनको। नेक्स्ट देखेंगे वयस्कता, एडल्टहुड। बेहतर समझ के लिए वयस्कता को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। युवा वयस्कता 20 से 50 वर्ष, परिपक्वता वयस्कता 50 से 60। ये पूछेगा नहीं, ठीक है। युवा अवस्था पढ़ लेते हैं हम लोग। यह व्यक्ति अवधि के जीवन काल में, क्योंकि हम लोग पीआरटी का दे रहे हैं तो उसमें बिलो एडोलेसेंस के बिलो तक ही पूछेगा, उसके ऊपर, ठीक है। इस स्तर पर महत्वपूर्ण लक्ष्यों में एक व्यवसाय प्राप्त करना, अंतरंग संवेद प्रवेश करना शामिल है। इस स्तर पर जीवन तनाव से भरा होता है लेकिन फायदेमंद व सुखदायक भी हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आएंगी नहीं। प्रौढ़ावस्था तो आएगा ना। विकास के सिद्धांत यहाँ से हम लोग पर, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैं छोड़ रहा हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं। विकास में परिवर्तन शामिल है, बिल्कुल, इसमें यही लिखा है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है इसमें, ठीक है। मात्रात्मक परिवर्तन है, हमारे गुणात्मक में भी परिवर्तन होता है, मतलब हमारे व्यवहार में ओवरऑल, जैसे हमारी शारीरिक परिवर्तन हो गया, मानसिक परिवर्तन हो गया भाई, संज्ञानात्मक परिवर्तन हो गया, ये सब चीज़ें परिवर्तन होता है, यही विकास में परिवर्तन शामिल है। ये न सतत प्रक्रिया है, ठीक है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। सतत प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलती है, ठीक है। विकास दर में समानता अभाव का सिद्धांत, इसमें कि कभी विकास समान हालांकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों या विकासात्मक अवधियों और जीवन के चरणों में विकास की दर के संदर्भ में स्थिरता और एक रूपता प्रदर्शित नहीं करता है। एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट या संपूर्ण से खंडों के पहले समान और बढ़ने के सिद्धांत का पालन करने का मतलब यह नहीं है कि केवल विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का उद्देश्य किसी के विकास में अंतिम परिणामों की प्राप्ति होती है, बल्कि यह एक प्रकार का एकीकरण है जो अंततः वांछनीय है। क्रमिकता का सिद्धांत, विकास एक संचयी प्रक्रिया है और अचानक नहीं होता, ठीक है, एक क्रम होता है विकास का। स्वनियामकता का सिद्धांत, उतार चढ़ाव होता है, ठीक है।
विकास के दौरान जीव अस्थिरता की स्थिति में होता है, जिससे प्रगतिशील परिवर्तन होता है। परिपक्व जीव एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता, बल्कि दो ध्रुवों के बीच एक सर्पिल मार्ग पर आवागमन रहता है। समान प्रतिरूप का सिद्धांत है। विश्व में विभिन्न मानव जातियां हैं, लेकिन उनके शरीर, सामाजिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास में एक समान पैटर्न देखे जा सकते हैं। विभिन्न व्यक्ति विभिन्नताओं का सिद्धांत, भाई सभी लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई ज़्यादा, कोई कम, किसी के पास ज़्यादा संज्ञानात्मक विकास है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा बौद्धिक विकास है। विच्छेदन और पदानुक्रम का सिद्धांत, विकास को निरंतरता और पदानुक्रम द्वारा चिन्हित किया गया। विकास केवल योगात्मक नहीं है, बल्कि शारीरिक परिवर्तनों के कुछ रूपों में असततता भी है। लैंगिक अंतर का सिद्धांत, बालक और बालिकाओं की वृद्धि दर में अंतर होता है। इसमें बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, तो ये लैंगिक अंतर का सिद्धांत बताता है। ये सब चीज़ें बहुत आसान हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बस ऊपर ऊपर से इसको देख लीजिए। निरंतरता का सिद्धांत, यद्यपि व्यक्तियों के बीच विकास की दर अलग होती है और प्रत्येक बालक विकास का एक सुसंगत प्रतिरूप प्रदर्शित करता है, इसका मतलब यह है कि बालक अपने आनुवंशिक और पर्यावरणीय चर के अनूठे समुच्चय द्वारा नियंत्रित एक प्रतिरूप पैटर्न का पालन करेगा। उदाहरण के लिए यह पाया गया है कि बालक किसी भी आयु में लंबे होते हैं, किसी आयु में कम, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा। ठीक है। डेवलपमेंट फॉलोस अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, विकास एक पूर्वानुमेय पैटर्न का अनुसरण करता है। हम इसका पूर्वानुमान कर सकते हैं कि इस एज में बच्चा यहाँ पे होगा, इस एज में बच्चा इस कक्षा में होगा, इस एज में बच्चे के अंदर ये परिवर्तन आएंगे, तो यही इसमें लिखा है। ठीक है। सीखिए, ये शीर्षोगामी अनुक्रम जो सेफलोकॉर्डल सीक्वेंस कहते हैं, सिर से पैर तक होता है। इसमें बस यही चीज़ याद रखिए। समीपस्थ दूरक्रम प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस जिसको कहते हैं, ये केंद्र से छोर की ओर बढ़ता है। इसमें बस यही जरूरी है। गतिशीलता, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों के सभी गीतों में गतिशीलता एक क्रम में विकसित होती है। यह देखिए डायग्राम के तहत सेफलोकॉर्डल शीर्षगामी जिसको कहते हैं, पैर, सिर से पैर तक, और प्रॉक्सिमोडिस्टल केंद्र से परिधि की ओर। देखिए सेफलोकॉर्डल अनुक्रम और समीपस्थी अनुक्रम, शरीर से सिर से पैर तक विकास होता है। इसमें दूर यानी शरीर के केंद्र भाग से अक्ष छोर की मतलब बाएं भाग की ओर होता है। प्रसव पूर्व चरण में संरचना और कार्य में सुधार पहले सिर क्षेत्र में, फिर धड़ और अंत में पैर क्षेत्र में आता है। प्रसव पूर्व अवस्था में भुजा पल्लव लंबी हो जाती है और फिर हाथों और फिर उंगलियों में विकसित हो जाती है। प्रसवोत्तर अवस्था में बच्चा सिर को हिलाने में सक्षम होता है, फिर धड़ क्षेत्र और उसके बाद शरीर के बाकी हिस्सों को हिलाने में। प्रसवोत्तर अवस्था में शिशु सबसे पहले अपने हाथों को हिलाना सीखते हैं। एक बार उनके अंगों के लिए मोटर कौशल विकसित हो जाने के बाद उंगलियों का परिचालन और अन्य बेहतर संचालन का विकास शुरू कर हो जाता है। विकास से सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। बिल्कुल भाई, पहले हम सामान्य चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। सामान्य चीज़ें हम पहले सीखते हैं, उसके बाद विशेष चीज़ें सीखते हैं। ठीक है। इसमें बस यही लिखा है। विकास एक अंतर से आगे बढ़ता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंस, विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। विकास की दर जीवन में विभिन्न चरणों से होती है। ठीक है। एक मतलब हर गैप, हम जैसे जैसे बढ़ते हैं उनके बीच में एक गैप होता है, एक क्रम होता है। ठीक है। अंतर से आगे बढ़ता है। विकास में व्यक्तिगत अंतरों की भूमिका, देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की दर एक समान नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने वृद्धि और विकास के क्रम में भिन्न होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने अनूठे तरीके से विकसित होता है। एक ही आयु के बालकों में भी उनके भार, ऊंचाई, सामाजिक, भावनात्मक और सीखने की तत्परता में काफ़ी अंतर होता है। शरीर के प्रत्येक अंग की वृद्धि अपनी दर होती है, जो तीव्रता और असंतुलन की अवधि होती है। विकास स्थिर हो जाता है और यह किसी भी स्तर पर या स्तरों के बीच हो सकता है। विकास का पैटर्न सभी बच्चों के लिए समान होता है, फिर भी वे अपने तरीके से और अपने गति से विकसित होते हैं। वही चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं। ठीक है। इसलिए विकास के क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। विकास एक व्यवस्थित क्रम का अनुसरण करता है। विकास के विभिन्न पहलू परस्पर संबंधित और अन्योन्य संश्रित होते हैं। शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक विकास परस्पर संबंधित होते हैं। मतलब सीधी सी बात है भाई, इसमें यही लिखा है, जो भी शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, भावनात्मक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सबका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटर रिलेटेड है सब। ठीक है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की सहभागिता का सिद्धांत, इसमें यही लिखा है कि विकास में मतलब हमारे विकास में पर्यावरण और आनुवंशिक के अंतःक्रिया के द्वारा ही संभव है। ठीक है। उनके परस्पर क्रिया से ही होता है हमारा विकास। विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है। डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। बिल्कुल। इसमें परिपक्वता क्या होता है? व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद विशेषताओं का प्रकटीकरण है।
यह विशेषताएं उम्र के साथ उनकी इष्टतम क्षमता तक विकसित होती हैं। हम सीखते भी हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। एक ही आयु के दो बालक अपने शरीर के प्रकार, त्वचा के रंग, आसन और व्यवहार में असमान नहीं होते हैं। विविधता केवल शारीरिक विशेषताओं में ही नहीं बल्कि व्यवहार में देखी जाती है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बस इस डायग्राम को देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाने की जरूरत है। संस्कृति हो गया, आनुवंशिकता प्रभावित करता है, हमें परिपक्वता और अधिगम प्रभावित करता है, पर्यावरण प्रभावित करता है, पोषण प्रभावित करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रभावित, कोई बीमारी हो गई, शारीरिक विकृतियाँ हो गई, विश्राम और व्यायाम, ठीक है। परिपक्वता और सीखने अधिगम के बीच अंदर संबंध, इंटर रिलेशन बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। बच्चे के समझ विकास के लिए परिपक्वता व अधिगम एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। परिपक्वता एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। उपयुक्त परिपक्वता प्राप्त होने पर अधिगम प्रभावी हो जाता है। उदाहरण के लिए बच्चा चलना या बात करना तभी सीखेगा जब वह शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाएगा और उसके पास अभ्यास करने के अवसर होंगे। विकासवादी कार्य, साइलोजेनेटिक फंक्शन, रेंग कर चलना, बैठ कर चलना आदि फाइलोजेनेटिक कार्यों के रूप में जाने जाते हैं। इन कार्यों को उम्र के साथ हासिल कर लिया जाता है। यष्टि विकास का कार्य, फाइलोजेनेटिक कार्यों के विपरीत ऑटोजेनेटिक कार्य तैराकी, घुड़सवारी, साइकिल सवारी, नृत्य आदि प्रशिक्षण पर निर्भर है। ये कार्य मुख्यतः पर्यावरणीय कारकों जैसे प्रशिक्षण, अभ्यास और उपलब्धि अवसरों से अधिक प्रभावित होते हैं। मुख्यतः इन कौशलों को प्रशिक्षण द्वारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसमें परिपक्वता एक निश्चित स्तर है जिसके बिना प्रशिक्षण निरर्थक है। परिपक्वता और अधिगम में अंतर देखते हैं। जो हम लोग ऊपर देखे हैं ना, उसका ये थीम मतलब मेन सार है यही, बस यही जरूरी है। जन्म से ही व्यक्ति में मौजूद विशेषताओं का प्रकट होना परिपक्वता कहलाता है। सीखने, अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में परिवर्तन को संदर्भित करता है। परिपक्वता के परिणाम स्वरूप विकासवादी कार्यों को देखे जा सकते हैं, जैसे उदाहरण रेंगना, चलना। सीखने के परिणाम स्वरूप वयस्क विकास कार्यों को देखा जाए, जैसे तैराकी, साइकिल चलाना, ये सब हम सीखते हैं, ठीक है। यदि परिपक्वता का अभाव है तो सीखने के बाद भी एक निश्चित सीमा से अधिक विकास प्राप्त नहीं किया जा सकता है। गरीबी, माता पिता की उपेक्षा के कारण अवसरों की कमी बच्चों को उनकी वंशानुगत क्षमता विकसित करने से रोकती है। बाल विकास के क्षेत्र, आइए बाल विकास के क्षेत्र देखते हैं हम लोग। विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन, स्टडिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बाल विकास का क्षेत्र भाई देखो, जो भी हम इसमें है, जो भी हमारा बाल्यावस्था हो गया, शैशवावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, इसमें डिफरेंट चरण, जो भी चरण है विकास के, हम इसमें अध्ययन करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन, स्टडिंग वेरियस डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत भौतिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषा, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक पक्ष शामिल है। इन्हें विकास के विभिन्न पहलुओं के रूप में जाना था। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट भाई अंतर्गत, जैसे इसमें सामाजिक हो गया, क्रियात्मक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, भाषा हो गया, समाज, नैतिक विकास हो गया, तो ये सब चीज़ें भी हमको इन क्षेत्रों का अध्ययन करने में मदद करता है। माता के पिता के लिए लाभदायक, उचित, माता पिता के लिए भी लाभदायक होता है। देखते हैं कैसे। उचित विकास जानने के लिए, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, बच्चों के मार्गदर्शन के लिए, उचित उत्तेजना प्रदान करने के लिए। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आगामी अध्ययन की नींव, अग्रिम शिक्षा की स्थापना, वातावरण एवं वंशागत का अध्ययन, अनुसंधान, इसके अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव, विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था करने में मदद करते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ तथा सामान्य बच्चों के साथ कार्य। विकास के चरण, विकास के डोमेन, मील के पत्थर अवधि के रूप में गहराई, शारीरिक एवं क्रियात्मक। प्रत्येक चरण की आवश्यकताएं संज्ञानात्मक हैं। प्रत्येक चरण की विशेषताएं भाषाई कौशल हैं। ये विकास पैटर्न का अध्ययन, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक तीनों हैं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन, भाई जो भी डेवलपमेंट है, हमारा ग्रोथ है, ठीक है, उसको जो कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में अध्ययन करने में ये मदद करता है। बाल विकास मानव विकास में क्षेत्र में करियर, पेशा, बिल्कुल भाई देखो, करियर हम कहाँ कैसे बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये सब जो हम सीखते हैं एक करियर बनाने के लिए ही सीखते हैं, ठीक है। पेशा, इसके बारे में अध्ययन करने में मदद करता है ये। माता पिता एवं भावी माता पिता के लिए उपयोग, बिल्कुल माता पिता के उपयोग के लिए अब देख लेंगे, उनको मार्गदर्शन करने में भाई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में, उनको अच्छी शिक्षा देने में, इन सब में भी यूजफुल होता है। विभिन्न पेशेवरों के लिए उपयोग, यूजफुल फॉर वेरियस प्रोफेशनल। बाल विकास का ज्ञान विभिन्न पेशेवरों जैसे शिक्षक, परामर्शदाताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, विशेष शिक्षक, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता, खिलौना डिजाइनरों,
पाठ्यक्रम योजनाकारों, नीति निर्माता, ऐप निर्माताओं आदि के लिए अधिक उपयोगी होता है। विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका, ये जी के इम्पॉर्टेंट है। रोल ऑफ टीचर इन ईजिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, घर के बाद वह स्थान स्कूल ही है जहाँ बालक अपना अधिकतम प्रभावी समय बिताता है और शिक्षक तथा छात्रों के संपर्क में रहता है। इसलिए विकासशील बालक के स्वस्थ विकास के लिए शिक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी है। हम बालक में बारे में जो जानते हैं वह काफ़ी विस्तृत और प्रभावशाली है, परंतु जो हम नहीं जानते हैं वह और भी विस्तृत और प्रभावी है। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने छात्रों को सूचना एवं संचार, आर्थिक प्रयासों, परिणामी, सामाजिक, सांस्कृतिक और मूल्य परिवर्तनों के बदलते संदर्भों से अवगत कराएं। बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सफलता और दक्षता के लिए अनिवार्य है। स्कूल के स्वास्थ्य शिक्षा का एक नियमित कार्यक्रम होना चाहिए और खेलकूद में उदार भागीदारी के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। प्रत्येक छात्र को खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें न केवल शारीरिक विकास में मदद मिलेगी, खेल कूद से भैया शारीरिक विकास ही नहीं, मानसिक विकास भी होता है। इसमें ये लिखा है, एक शिक्षक का अच्छा योजनाकार होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लान मतलब एक प्लानिंग करने वाला होना चाहिए कि बच्चों के लिए कि ठीक है, ताकि उनके ध्यान और उनको बहुत अट्रैक्टिव बना सकें, उनके रुचियों को बढ़ा सकें, उनको सही मार्गदर्शन कर सकें। हर चीज़ के लिए प्लानिंग नियोजित होना चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्रों को शारीरिक विकास, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य, भोजन की आदतों के बारे में व्यवहारिक जानकारी दी जानी चाहिए। बिल्कुल वही सब चीज़ें आसान हैं। विकास के विभिन्न चरणों के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी देना चाहिए उनको। बालकों में उनके शारीरिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति के बारे में सकारात्मक और स्वास्थ्य भावनाओं को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिन बालकों को यह महसूस होता है कि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उनमें आत्मविश्वास विकसित होने की संभावना सबसे अधिक है और इसमें सुधार होगा। इसके विपरीत जिन बालकों को यह महसूस होता है कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ है, उनमें आत्मविश्वास जगाने और पर्याप्त उपलब्धियां हासिल करने का मौका कम होता है। इसलिए एक शिक्षक को बालकों को स्कूल और खेल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके उनमें कल्याण की भावना बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षकों को वांछनीय प्रतिक्रियाओं को सुदृढ़ करना चाहिए और अवांछित प्रतिक्रियाओं को समाप्त करना चाहिए। शिक्षकों द्वारा बालकों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने और नेतृत्व के गुण विकसित करने का अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। बालकों को सामाजिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सामाजिकरण में मदद करना चाहिए। कक्षा के अंदर और बाहर का स्वास्थ्य वातावरण, बिल्कुल कक्षा के अंदर और बाहर का स्वास्थ्य वातावरण के बारे में बताना चाहिए। सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक सामाजिक अलगाव और अस्वीकार करने वालों की पहचान करने के लिए समाज मिति तकनीकों का उपयोग कर सकता है। शिक्षकों को स्कूल पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में सामाजिक और सांस्कृतिक निहितार्थों को सामान्य लाना चाहिए। छात्रों को एनसीसी, एनएसएस और गाइड तथा स्काउट कार्यक्रमों की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। एक शिक्षक को बालकों के स्वतंत्र और स्वाभाविक तरीके से अपनी भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करने में मदद करना चाहिए। बालकों को यह सीखने में मदद की जानी चाहिए कि वे अपनी उन भावनाओं और इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करें जो दूसरे को ठोस पहुंचाती हैं। बाल विकास के पहलू, विकास का दायरा, डोमेन्स और एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है बहुत अच्छे से। मनुष्य के विभिन्न पहलुओं में वृद्धि तथा विकास होता है। बाल विकास का अंतः विषयक अध्ययन विस्तृत है। ये सब वही चीज़ें लाइन लिखी हैं जो बहुत बिना मतलब की नहीं है, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम वही पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। बाल विकास के ये पहलू मुख्य रूप से शारीरिक, मोटर, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक, भावनात्मक तथा नैतिक हैं। हमें इन पहलुओं का अध्ययन करने की आवश्यकता है क्योंकि ये सभी पहलू परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विकास के पहलुओं को निम्नवत दर्शाया गया है। देखिए इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, खत्म हो जाएगा ये। शारीरिक विकास, शरीर एवं उसके अंगों का विकास। शरीर के विभिन्न अंगों कार्यप्रणाली। शारीरिक विकास की दर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता होती है। क्रियात्मक विकास क्या होता है? मांसपेशियों का विकास होता है, सफल व बड़ी मांसपेशियों का विकास। शारीरिक गतिविधियां होती हैं। क्रियात्मक विकास के लिए शैशवावस्था आदर्श मानी जाती है। संचार के भाषा विकास में संचार के साधनों में मौखिक एवं गैर मौखिक संचार तथा सांकेतिक भाषा को समझना, विचारों एवं भावनाओं के शब्दों में व्यक्त करने में सहायक, सामाजिक व्यवहार को शामिल होने में सहायक। संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। भावनात्मक विकास क्या है? संवेग का विकास होता है। भावनात्मक विकास में सकारात्मक एवं नकारात्मक संवेगों को शामिल करना। व्यक्तिगत और सामाजिक भावनाओं को समायोजन कर संवेग का प्रभाव, संवेग की अभिव्यक्ति, संवेग का प्रबंधन। नैतिक विकास, नैतिक व्यवहार का विकास, समूह मानकों के अनुरूप व्यवहार, सही तरीके से व्यवहार, सही एवं गलत के बीच अंतर समझना। सामाजिक विकास, सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार,
सामाजिक भूमिकाएं, सामाजिक दृष्टिकोण एवं सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार सीखना। शारीरिक विकास वही चीजें हैं जो हमने ऊपर पढ़ी। ठीक है। फंक्शनल डेवलपमेंट मतलब जो हमारे मांसपेशियों से रिलेटेड है उसी को फंक्शनल डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें दो आता है। ठीक है, इसमें दो आता है। पहला ग्रॉस मोटर स्किल हो गई, सकल क्रियात्मक कौशल। इसमें एग्जाम्पल जैसे रेंगना, खड़ा होना, चलना, चढ़ना, दौड़ना आदि, ये सकल क्रियात्मक हो गई। फाइनल ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गए। एक फाइन मोटर स्किल्स होता है। सकल एवं ठीक मोटर विकास के अंतर्गत बालक द्वारा उपलब्धि। देखिए, ये देखिए जरूरी है। 0 से 3 महीने में वस्तु स्थायित्व आ जाती है। वस्तु को पकड़ना। 3 से 6 महीने में वस्तुओं तक पहुंचने की कोशिश करना। 6 महीने और 1 साल में खेलने के लिए हाथ व उंगलियों का उपयोग करना। खाना पकड़ने की कोशिश करना। 1 से 1.5 साल में कागज पर अस्पष्ट लिखना। गेंद को पकड़ने और फेंकने की कोशिश करना। 1.5 से 2 साल में पेंसिल के साथ रेखाएं खींचने लगता है बच्चा। 2 से 3 साल में थोड़ी सहायता प्रदान करने के बाद दांतों की सफाई करना और कपड़ों के बटन लगाना। 3 से 5 साल में बिल्डिंग ब्लॉक का प्रयोग करना, ड्राइंग के लिए पेंसिल का उपयोग करना, किताब के पन्ने पलटना। 5 से 7 साल में आसानी से विभिन्न आकृतियों बनाना, बिना सहायता के ब्रश करना एवं बाल बनाना, आकृतियों को बहुत स्पष्ट रूप। संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में भाई क्षमता, ध्यान, स्मृति, धारणा, अवधारणा, समस्या समाधान, कल्पना, रचनात्मकता एवं भाषा के माध्यम से दुनिया का प्रतिनिधित्व करने की एक अनूठी मानव क्षमता है। ये शामिल है संज्ञानात्मक विकास में। संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं। संवेदी पेशी अवस्था है, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद चौथी है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो चलिए देखते हैं इसको बारी बारी से। संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 साल की होती है। संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी मोटर को पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास के पहले चरण के रूप में जाना जाता है। जन्म से 2 वर्ष की आयु तक होता है। पियाजे का मानना था कि शिशु शिशु सक्रिय सीखने वाले होते हैं जो वातावरण में उत्तेजना के प्रति उत्तरदायी होते हैं। शिशु तेजी से सीखते हैं और वातावरण की विभिन्न विशेषताओं के बीच जल्दी अंतर करने लगते हैं। उदाहरण के लिए शिशु चम्मच से दूध पीने में और माँ के दूध पीने में अंतर करना सीख लेता है। संज्ञानात्मक सीखने के लिए प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे चूसना, पकड़ना आदि बच्चों को विरासत में मिलती हैं तथा ये सीखने के लिए निर्माण खंड का कार्य करती हैं। शिशु अपने वातावरण में दूसरों का अनुकरण पर नकल करना सीख जाता है। ठीक है, अनुकरण करना। वस्तु स्थायित्व का विकास हो जाता है इसमें। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण है। इसमें तार्किक चरण है जो बच्चे तर्क पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। यह स्तर 2 से 7 साल की उम्र तक होता है। इसमें कुछ वस्तु स्थायित्व की इस चरण के दौरान वस्तु स्थायित्व की अवधारणा विकास का ही प्रमुख विकास है। वस्तु स्थायित्व का एनिमिस्टिक और अतार्किक सोच हो जाता है। निर्जीव वस्तुएं जीवन जैसे गुण भी रखते हैं इसमें। अहंकारीवाद, ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है बच्चा। बच्चे सोचते हैं कि हर कोई वैसा ही सोचता है जैसे वो सोचते हैं। ठीक है। प्रतिवर्तिता, विपरीत का ये बच्चे ये नहीं समझते हैं कि किसी भी गतिविधि के लिए उन घटनाओं को प्रारंभिक बिंदु पर वापस खोजा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि एक लंबे गिलास में चौड़े गिलास में पानी डाला जाता है तो पानी को मूल अवस्था में लाने के लिए लंबे गिलास में वापस डाला जा सकता है। संरक्षण का अभाव आ जाता है भाई उनके अंदर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है, 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसे अस्तर संवेदी पेशी अवस्था की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। तार्किक सोच विकसित हो जाता है। ठीक है, तर्क करने लगता है बच्चा, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगता है। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है इसमें। इस स्तर पर बच्चों की सोच किसी वस्तु के केवल एक पहलू पर केंद्रित नहीं होता है। वस्तुओं को वर्गीकृत, क्लासिफाई करने लगता है बच्चा। एक से अधिक पहलुओं को ध्यान में रख सकता है। विचारों की उत्क्रमणीयता होती है जहां वे एक विचार या संचालन के आगे या पीछे की ओर ले जा सकते हैं। क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मतलब एक क्रमबद्ध तरीके में व्यवस्थित चीज़ें रख सकते हैं ये। ठीक है। लास्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्रिया संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक होती है। ये उच्च कोटि के मानसिक कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। सोच लचीली हो जाती है। वह तर्क जटिल जटिल समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। इस अवस्था को में औपचारिक विचारों को परिभाषित विशेषताओं में से एक काल्पनिक सह निर्माणात्मक
तर्क करने की क्षमता भी उपस्थित रहती है। किशोर परिकल्पना बना सकते हैं और समस्या को हल करने के सभी संभावित समाधान ढूंढ सकते हैं तथा पुनः हल करने के लिए सबसे उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। समाज संज्ञानात्मक विकास में शामिल मानसिक प्रक्रियाएं अनुभूति होती है। ठीक है, मतलब उनको फील होने लगता है सारी चीज़ें। इसमें यही चीज़ है, सोच का विकास हो जाता है भाई उनके, तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, उसमें सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। स्मृति स्मृति सूचनाओं को संग्रहित करने की प्रक्रिया है जिसे आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बच्चे स्मृति क्षमता बढ़ जाती है उनकी, अधिग्रहण करने की, कल्पना शक्ति बढ़ जाती है उनकी, उत्सुकता, उनकी जिज्ञासा पता लगाने की जन्मजात इच्छा या आग्रह है, इसलिए यह एक आधार वृत्ति है। ठीक है। उनकी उत्सुकता बढ़, रचनात्मकता आ जाती है उनके अंदर, क्रिएटिविटी आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है, अवधारणा ने कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं चीज़ों के बारे में। ठीक है, कि जोकर कैसे करता होगा, बाजीगर क्या होता है, जानवर कैसे होता है, तंबू क्या है, ये सब चीज़ें उनके बीच में किसी चीज़ को लेकर कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं अपने मन में। भाषा विकास, भाषा वह क्षमता है जो मनुष्य के जानवरों से अलग करती है। भाषा संचार एक साधन है, भाषा हमें अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने की सहायता प्रदान करती है। ये देखिए वही लाइन एक बार लिखी है। तो भाषा को नाम चॉम्स्की ने सबसे पहले सुदृढ़ीकरण सिद्धांत की सीमाओं के बारे में बात की। नाम चॉम्स्की ही ने लैड का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, भाषा अधिग्रहण लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस। यह भाषा अधिग्रहण उपकरण बालक उनके वातावरण से भाषाई आंकड़ों को संसाधित करने और व्याकरण के नियमों को स्वयं उत्पन्न करने में मदद करता है। यानी जब बालक लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं या टीवी या फिल्में देखते सुनते हैं, या जो कुछ भी सुनते हैं वह एक भाषा इनपुट कहलाता है। शैशवावस्था में भाषा का विकास, तो आयु और माइलस्टोन जो लक्षण दिखते हैं, तो देखते हैं 2 महीनों में शिशु कूदते हैं, सुखद स्वर ध्वनियाँ निकालते हैं, तीसरे महीने में गुनगुनाहट की आवाज़ करते हैं, बोले जाने पर शांत रहते हैं, अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग तरह से रोते हैं। 4 महीने के जब होते हैं तो वो बड़बड़ाते हैं, कुंज ध्वनि में व्यंजन जोड़ते हैं, सिलेबल्स दोहराते हैं। 6 महीने में खेलते समय जब अकेला छोड़ दिया तो गुर्राहट की आवाज़ करते हैं, बड़बड़ाना और तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, खुशी या नाराज़गी व्यक्त करने की आवाज़ का प्रयोग करते हैं, आंखों की ध्वनि की दिशा में ले जाते हैं, ध्यान देते हैं कि कुछ खिलौने आवाज़ करते हैं, संगीत पर ध्यान देते हैं। 7 महीने में बबलिंग की साउंड आने लगती है उनके अंदर से। शिशु और माता पिता संयुक्त ध्यान स्थापित करते हैं। माता पिता अक्सर देखते हैं कि बच्चा क्या देख रहा है। पिता माता पिता और शिशुओं के बीच अंतःक्रिया में पैट, केक, पीक, एबू जैसे खेल शामिल होते हैं। 8 से 12 महीने में शिशु अशाब्दिक विचारों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जैसे दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए दिखाना, इंगित करना। शब्द समझ पहले ही दिखाई देने लगती है। शिशु पिक, एबू, पैट, एक एक जैसे खेलों को सक्रिय रूप में भाग ले लेते हैं। 12 महीने में बालक अपना पहला पहचानने शब्द कहते वाक्य शब्द कहने लगते हैं। वाक्यात्मक शब्द भाषण का एक रूप है जहाँ एक जटिल अर्थ व्यक्त करता है। भाषा सीखते समय शिशु स्वयं को एक शब्द में अभिव्यक्त करते हैं, जबकि वयस्क जटिल भाषा वाक्यों का उपयोग करते हैं। उदाहरण, मम से कृपया मुझे भोजन दे दो। भाषण ध्वनियों की नकल करने का प्रयास करते हैं, सरल निर्देशों को समझता है, जैसे यहाँ आओ, जूता जैसी सामान्य वस्तु के शब्दों को पहचानता है, ध्वनि की दिशा में मुड़ता है और देखता है। 18 से 24 में 50 से 200 शब्दों का विस्तृत हो जाता है उसके अंदर। परिचित लोगों और वस्तुओं के नाम पहचानने लगते हैं, इशारों के साथ सरल निर्देशों का पालन करते हैं। 20 से 26 महीने में 2 शब्द जोड़ने लगते हैं बच्चे। ठीक है, सरल आदेश का पालन करते हैं और सरल प्रश्न को समझते हैं। ये सब चीज़ें इधर जरूरी नहीं है इतना, हाँ, हम भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सुझाव हैं। बालकों से बात करें, बालकों को द्वारा कहे गए वाक्यों को दोहराएं, चीज़ों को चारों ओर फैलाना और लेबल करना, बालकों को कहानियाँ सुनाना और उनके लिए गीत गाना, ये सब भाषा विकास के कारक बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। पर्यावरण में चीज़ों के बारे में बात करना और उन्हें स्थानों पर घुमाने ले जाना, पिकनिक पर जाना और उसी के बारे में बात करना, उन्हें नाटक या नाटकीय गतिविधियों में लिप्त होने का अवसर देना, साथियों के साथ खेलने और बातचीत करने का अवसर देना, बालकों से यह बताने के लिए कहना कि वे क्या देखते हैं या चित्र बनाते हैं तथा उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति देना। भावनात्मक विकास में वही सब चीज़ें हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देखते हैं, ये ज़रूरी है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एक मनोविश्लेषणात्मक शब्द है जिसका इस्तेमाल एक लड़की की माँ अपने
के साथ अपने स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह पुरुषों में ओडिपस परिसर के बराबर है। ओडिपस क्या होता है भाई? ओडिपस कॉम्प्लेक्स में मतलब लड़का अपनी मम्मी के प्रति और लड़की जो है अपने पापा के प्रति, ठीक है, यही है, इसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है। विपरीत लिंग के माता पिता से बच्चे का लगाव समान लिंग के माता पिता के प्रति इच्छा और आक्रामक भावनाओं का उत्पादन इस अवस्था का मुख्य गुण है। समान लिंग के माता पिता द्वारा नाराजगी या दंड के डर के कारण इन भावनाओं को काफी हद तक दबा दिया जाता है, यानी लुप्त कर दिया जाता है। शैशवावस्था के दौरान भावनात्मक विकास के मील के पत्थर। जन्म के समय सुखद और उत्तेजनाओं के प्रति आकर्षण और अप्रिय योजनाओं के प्रति विकर्षण व्यथा दिखाता है। रोने के बाद अपने शांत होने लगता है। 2 से 4 महीने में शिशु सामाजिक मुस्कान में लिप्त होता है और सक्रिय उत्तेजनाओं का जवाब देता है। आसपास की चीजों में दिलचस्पी दिखाता है। वयस्क के चेहरे पर हाव भाव का प्रतिक्रिया दे क्रोध और भय व्यक्त करता है। अनायास हंसता है। 6 से 8 महीने में पराई चिंता और भय बढ़ने लगता है। देखभाल करने वालों के प्रति लगाव स्पष्ट होने लगता है। अलगाव की चिंता व्यक्त होने लगती है। पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा होने लगती है। आश्चर्य खुशी दिखाने लगता है। जब देखभाल करने वाले की उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करता है तो अधिकाधिक खोजबीन करने लगता है। 8 से 12 महीने में सामाजिक संदर्भ प्रकट होने लगता है। वे आश्चर्य के सूक्ष्म तत्वों पर हंसने लगते हैं। भावनाओं में सहज बदलाव दिखाना शुरू कर देते हैं। सामाजिक विकास वही है। सामाजिक विकास में भी वही चीज़ें हैं बच्चे का। वही रुचियों का विकास हो जाता है, नैतिक विकास हो जाता है। ये सब चीज़ें सामाजिक विकास में आती हैं। ये सब आपने ऊपर ही देखा, तो जो ज़रूरी है वही देखिए बस, ठीक है। विकासात्मक मील के पत्थर, विचलन और क्षमताओं की पहचान करना। आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, डेविएशन एंड एबिलिटीज़। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है ज़रूरी चीज़। हाँ, ये माइलस्टोन है जब बच्चा एक जन्म से 1 वर्ष का होता है, बड़बड़ाने लगता है, बिना सहारे के अकेले बैठने में सक्षम होता है, एक कप में पीने से सक्षम हो जाता है, सामाजिक मुस्कान प्रदर्शित करता है, पहला दांत निकलता है, पीक एबू खेल खेलता है, स्वयं को खड़े होने की स्थिति में खींच लेता है, अपने आप लुढ़क जाता है, मामा और दादा जैसे ऊंचे शब्दों का प्रयोग करता है, नहीं कार समझता है और प्रतिक्रिया गतिविधि बंद कर देता है। फर्नीचर या अन्य के सहारे को पकड़ कर चलता है। 1 से 3 वर्ष का जब होता है तो कम से कम गिरता है, अपने आप अच्छी तरह से खेलने में सक्षम होता है, दौड़ने घूमने और पीछे की ओर चलने में सक्षम होता है, एक रेखा खींचने में सक्षम, प्रथम और अंतिम नाम कहने में सक्षम होता है, सीढ़ियों से ऊपर और नीचे चलने में सक्षम होता है, तिपहिया साइकिल चलाना शुरू कर देता है, सामान वस्तुओं के चित्रों को नाम दे सकते हैं और शरीर के अंगों को इंगित कर सकते हैं, थोड़ी सी मदद से ही खुद को तैयार कर सकता है, दूसरों के भाषण का अनुकरण करता है, शब्द को बोलता है, खिलौने साझा करना सीखता है, अन्य बालकों के साथ खेलते हुए करवट लेना सीखता है, रंगों को उचित रूप से पहचानना और लेबल करता है, पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को पहचानता है, अधिक शब्दों का उपयोग करता है और सरल आदेशों को समझता है, खुद खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करता है। प्री स्कूल जब 3 से 6 वर्ष का होता है तो उसमें माइलस्टोन क्या आते हैं? एक वृत्त और वर्ग बनाने में सक्षम हो जाता है, ये 2 या 3 छड़ियों से आकृतियां बनाने में सक्षम होता है, कूदने में सक्षम होता है, बेहतर संतुलन साइकिल चलाना शुरू कर सकता है, लेकिन शब्दों को पहचानने लगता है, पढ़ने को कौशल शुरू हो जाता है, उछाली गई गेंद को कैच कर सकता है, बिना मदद के ज़्यादातर काम स्वतंत्र रूप से करने में उसे आनंद आता है, तुकबंदी और शब्द खेल का आनंद लेता है, एक पैर पर उछलता है, ट्राई साइकिल अच्छे से चलाता है, स्कूल जाना शुरू करता है, आकार अवधारणाओं को समझता है, समय अवधारणाओं को समझता है, स्कूल आयु का बालक 6 वर्ष से 12 वर्ष फुटबॉल, टी बॉल या अन्य खेलों जैसे टीम खेलों के लिए कौशल प्राप्त करना शुरू करता है, अस्थायी दांत खोना शुरू कर देता है और अस्थायी दांत प्राप्त करता है। बालिकाएं बगल और जघन बाल स्तन विकास को दिखाना शुरू कर देती हैं। बालिकाओं में रजो दर्शन पहला मासिक धर्म हो सकता है, सहकर्मी की पहचान महत्वपूर्ण होने लगती है, पढ़ने को कोशिश कौशल और विकसित होता है, दिन की गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण दिनचर्या निर्मित होती है, समझने लगता है और एक वक्त में कई दिशाओं का पालन करने में सक्षम होता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष वयस्क ऊंचाई भार यौन परिपक्वता प्राप्त करता है, बालकों में बगल छाती और जघन के बालों में वृद्धि दिखाई देती है, स्वप्न परिवर्तन और अंडकोश लिंग बड़ा हो जाता है, बालिकाओं में बगल जघन बालों में वृद्धि दिखाई देती है, स्तन विकसित होते हैं, मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं।
सहकर्मी स्वीकृति और मान्यता महत्वपूर्ण हो जाती है। अमूर्त अवधारणाओं की समझ विकसित हो जाती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग असेसमेंट ऑफ अनइक्वल बिहेवियर, असमान व्यवहारों को पहचानने में निम्नलिखित शामिल हैं। ये चीज़ें इतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, एडोलेसेंट टाइम इज इट्स इम्पॉर्टेंट, इसको देखते हैं। किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन का एक चरण है जब वह बालक भी नहीं होता और वयस्क भी नहीं होता है। एक किशोर का जीवन जबरदस्त ऊर्जा से भरा होता है। जिज्ञासा और प्रयोग के समय सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दूसरे समय में अनिश्चितता का कारण बन सकते हैं। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है क्योंकि किशोरावस्था में प्राप्त अनुभव, ज्ञान और कौशल का वयस्कता में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था की अवधि ने मानव जाति के प्रारंभिक इतिहास से ही दार्शनिक, विचारक और समाजशास्त्रियों को आकर्षित किया जाता है। फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने सोचा था कि तर्क किशोरावस्था में विकसित होता है। किशोरावस्था में वैज्ञानिक अनुसंधान के जनक स्टेनली हॉल ने इस अवधारणा को तैयार किया कि किशोरावस्था एक आसान समय है जो संघर्ष और तूफान से भरा हुआ है। किशोरावस्था की परिभाषा एवं अर्थ। किशोरावस्था वर्ड शब्द लैटिन एडोलेसियर से लिया गया जिसका अर्थ है बढ़ना या परिपक्व होना। WHO के हिसाब से जो किशोरावस्था की वजह है वो 10 से 9 साल की होती 19 साल की होती है। यौन यौवन शब्द को कभी कभी किशोरावस्था के साथ जोड़ा जाता है। यौवन किशोरावस्था की बड़ी प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है। भाई स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था अत्यधिक तनाव, तूफान एवं हड़ताल की अवस्था है। किशोरावस्था के चरण देखिए, प्रारंभिक किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष की होती है। उत्तरवर्ती किशोरावस्था 17 से 21 साल की होती है। किशोरावस्था के परिवर्तन का काल। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, वृद्धि स्पष्ट होती है। कंधे चौड़े हो जाते हैं, मांसपेशियां विकसित होती हैं, त्वचा तैलीय हो जाती है, आवाज़ गहरी होती है, मूंछ और दाढ़ी आ जाता है, बगल, छाती और जननांगों के बाल बढ़ने लगते हैं, लिंग और वृषण बड़ा हो जाता है, वृषण में शुक्राणु का उत्पादन शुरू हो जाता है और स्खलन होता है। किशोरियों में शारीरिक परिवर्तन, वृद्धि स्पष्ट होती है, स्तन विकसित होते हैं, त्वचा तैलीय हो जाती है, कूल्हे चौड़े हो जाते हैं, कमर संकरी हो जाती है, बगल और जन्नांग के बालों का बढ़ना, बाहरी जन्नांग बढ़ जाते हैं, गर्भाशय और अंडाशय बड़े हो जाते हैं, ओवरवुलेशन होता है और मासिक धर्म शुरू होता है। इसमें इतना इम्पोर्टेंट था। बालकों में यौन परिवर्तन होता है, लिंग, वृषण और अंडकोश बड़ा हो जाता है, जघन बाल, और यही चीज़ें लिखी हैं जो भी ऊपर हम लोग पढ़े इसको, तो ये चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है। देखिए वही चीज़ें रिपीट हुई हैं इसमें। देखिए बगल और जघन बाल दिखाई नहीं देते, पूरे चौड़े हो जाते हैं। इसको हम देख सकते हैं, वृद्धि वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। जो चीज़ ज़रूरी है हम वही देखेंगे। किशोरावस्था की चुनौतियाँ दिया हुआ है। शारीरिक विकास से संबंधित चुनौती होती है, भाई क्यों बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें लेके टेंशन हो जाती है उनको। मनोवैज्ञानिक विकास से संबंधित चुनौतियाँ आती हैं उनके सामने। सामाजिक विकास से संबंधित चुनौतियाँ आती हैं उनके सामने। किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत। पहला है कल्याणकारी विकास का सिद्धांत, स्टैनली हॉल ने दिया। दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया। शिक्षकों की भूमिका। तो वही चीज़ें इसमें रिपीट हुई हैं सब। चलिए यहाँ सामाजिकरण आ गया, सोशलाइजेशन, ये जरूरी है, ये हम लोग पढ़ेंगे। जो जरूरी है उसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सामाजिकरण का अर्थ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह उसके बिना नहीं रह सकता है, वह समाज का एक भाग होता है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जो इस अवसरण को सुनिश्चित करती है।
सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों को उन व्यवहारों के बारे में जागरूक किया जाता है जो उनसे उस समाज के मानदंडों, विश्वासों, दृष्टिकोण और मूल्यों के संबंध में अपेक्षित होते हैं जिसमें वो रहते हैं। सामाजिकरण की अवधारणा वही दी गई कॉन्सेप्ट वही बार बार इसमें रिपीट किया है। सामाजिकरण की एक प्रक्रिया अन्योन्याश्रित होती है, अर्थात वह एक व्यक्ति और समाज के बीच होती है। एक अंतःक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति उस सामाजिक समूह की आदतों, दृष्टिकोणों, मूल्यों और विश्वासों को सीखता है, स्वीकार करता है, जिसमें वह जन्म लेता है। वही चीज़ें फिर से बार बार लिखी होती हैं। वॉटसन के डिफिनेशन दिया हुआ है, ये देख लीजिए, जरूरी है। वॉटसन के अनुसार सामाजिकरण एक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके अनुसार वॉटसन। हैरी जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जो एक बालक को समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाती है। हरलॉक के अनुसार सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता का विकास सामाजिकरण है। फ्री मैन के अनुसार सामाजिकरण सामाजिक संबंधों में परिपक्वता है। सामाजिकरण के प्रकार। प्राथमिक सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिकरण में हमारा परिवार आ जाएगा। बस इसमें यही समझिए, परिवार पहले हमारा सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है। माध्यमिक सामाजिकरण कौन हो जाता है? जैसे स्कूल हो गया, मास मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया। सामाजिकरण प्रक्रिया का महत्व। समाज और संस्कृति के संबंध से समझ पैदा करना और व्यक्तिगत विकास सामाजिकरण प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। मूल रूप से एक विशेष विशेष सदस्य जो नए समाज में प्रवेश करता है, उसे समाज और उसकी संस्कृति के बारे में समझ होनी चाहिए। कम से कम बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन करने, कपड़े पहनने, तरीके आदि को सीखना अनिवार्य है। इसके अलावा एक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि उसके समाज में बातचीत कैसे की जाती है, उसे समाज की अपेक्षाओं में अनुरूप व्यवहार करना होता है। सीखने के सामाजिकरण की प्रक्रिया के कारक। पहला है नकल। ठीक है, इसमें हम एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। सुझाव। संप्रेषण की वह प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप संप्रेषित प्रस्ताव को उसकी स्वीकृति के लिए तार्किक रूप से पर्याप्त आधार के अभाव में दृढ़ विश्वास के साथ स्वीकार किया जाता है। पहचान। कम आयु वर्ग के बालक में जीव और वातावरण में कोई भेद नहीं कर पाता है। भाषा का विकास होता है। सामाजिकरण के तत्व। व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विरासत, वह जिसका वातावरण में पैदा हुआ है। संस्कृति, जिसमें वह इन तत्वों के बीच क्रिया और अंतःक्रिया के कारण है। सामाजिकरण की संस्थाएं। यह इन संस्थाओं के माध्यम है कि हम अपनी संस्कृति और मूल्यों और मानदंडों को सीखते और समझते हैं। सामाजिकरण सभी अंतःक्रियाओं में पाया जाता है, लेकिन सबसे प्रभावशाली अंतःक्रिया विशेष समूहों में होती हैं, जिन्हें सभी सामाजिकरण की अभिकरण एजेंसियां कहा जाता है। सामाजिकरण के कारक, इसको देख लीजिए, यह जरूरी है। विद्यालय है, क्लब हो गया, सामाजिक समूह, जाति पृष्ठभूमि हो गया, रोजगार, धन, कार्य, मीडिया हो गया, दिशा निर्देश के संस्कार हो गए, धर्म हो गए, साथी हो गए, हमारे परिवार हो गए। संस्था, घर या परिवार, वही चीज़ है कि हमारा पहला घर या परिवार होता है। दूसरा संस्था होती है पड़ोस और समुदाय होती है। साथी समूह वे भी होते हैं हमारे। सामाजिक वर्ग के भी वो लोग होते हैं इसमें। विद्यालय हो गया हमारी एजेंसी। धर्म हो गया। संस्कृति हो गई हमारी। संचार, मीडिया हो गया। ये सब हमारे सामाजिकरण के माध्यम है। ये आसान नहीं है। हम संचार मीडिया के माध्यम से हम करते हैं, विद्यालय के माध्यम से हम सामाजिकरण सीखते हैं, परिवार के माध्यम से सीखते हैं, धर्म के जन्म अनुसार सीखते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं है, बस उसका नाम याद रखिए। मास मीडिया में देखिए, रेडियो आता है, टेलीविज़न, ये सब चीज़ें आसान नहीं है। वेब मीडिया हो गया, राज्य हो गया हमारा, मिला जुला के वही चीज़ें घुमा। कार्यस्थल हो गया, जहाँ पे कार्य करते हैं वहाँ पर भी हमारा सामाजिकरण होता है। तो ये सब सामाजिकरण में शिक्षा की भूमिका ये देखते हैं हम लोग। शिक्षा सामाजिकरण का प्रभावी माध्यम है। भाषा व्यक्तियों के बीच संचार और बातचीत का एक प्राथमिक माध्यम है। यह अंतःक्रिया संचालित करती है और सामाजिकरण को प्रभावित करती है। क्षमताएं जो सामाजिकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे दूसरों को समझना, स्वयं को अभिव्यक्त करना और दूसरों के साथ सहानुभूति रखना, एक भाषा सीखना तथा अपने आसपास के लोगों के बारे में जानना जिनके अच्छे चरित्र हैं, हमें मूल्यों और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं, बताते हैं। शिक्षा लोकतांत्रिक बने रहने के लिए सामाजिकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।
शिक्षा के कारण स्कूल के सभी स्टाफ सदस्यों और छात्रों के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हो जाते हैं। शिक्षा के कारण नैतिक मूल्यों नियमों को साझा समझा जाता है और सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। इससे सामाजिकरण होता है। शिक्षा के माध्यम से सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान सामाजिक संतुलन बनाए रखना प्राथमिकता होती है। शिक्षा छात्रों के सामाजिकरण के लिए आवश्यक ज्ञान, मूल्य, दक्षता, दृष्टिकोण और सामाजिक अनुभव प्रदान करती है। शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के माध्यम से छात्रों के जिम्मेदार नागरिक के रूप में ढाला जाता है। नए विचारों के सफल समाज प्राप्ति के लिए शिक्षा सामाजिकरण के माध्यम से रचनात्मक प्रयास करती है। सामाजिक परिवर्तन, ये सामाजिक परिवर्तन है क्या, इसकी डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। परिवर्तन मनुष्य की सहज प्रकृति है। समाज भी निरंतर बदलता रहता है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ उद्देश्य के साथ सामाजिक व्यवस्था के मौजूदा मापदंडों को बदलना है। सामाजिक परिवर्तन यह सामाजिक संरचनाओं, अंतःक्रियाओं और अंतःक्रियाओं, बढ़ती प्रवृत्तियों और विचारों को विद्यालय में परिवर्तन की ओर ले जाता है। इसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन और उनके अंतर संबंधों में परिवर्तन से है। सामाजिक परिवर्तन में आधुनिकीकरण और भविष्य विज्ञान के विचार भी महत्वपूर्ण है। समाज में सभी परिवर्तनों का अर्थ सामाजिक परिवर्तन नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं, हैरी जॉनसन ने कहा, मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संरचना में परिवर्तन है। रॉबर्ट हर्बर्ट स्पेंसर ने के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक सामाजिक विकास है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया विशेषताएं देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन गतिशील होते हैं। विकास के लिए सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। बिल्कुल भाई, इसमें देखिए सीधा सा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि सामाजिक परिवर्तन क्यों जरूरी है। कि ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें मतलब जैसे पुरानी तरह से चली आ रहे हैं उसी तरह से आए। ठीक है, हमने समाज के साथ अंतःक्रिया करके हम उसमें परिवर्तन लाएं, जो चीज़ें हैं उसमें मॉडिफिकेशन करें। जैसे हमारी देखिए शिक्षा नीतियाँ 3 आई ना, 1968, 1986 और 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उसको बदलाव हो रहा है। तो यही चीज़ें हैं सामाजिक परिवर्तन में। सामाजिक परिवर्तन लाने वाले कारक भौतिक कारक हो गए, संचलन हो गए, राजनीतिक कारक हो गए, आर्थिक कारक हो गए, जनसंख्या है जिसकी वजह से हमें ये सब परिवर्तन करने पड़ रहे हैं भाई। औद्योगिक कारक हो गया, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी आधारित कारक हो गया, सामाजिक और राजनीतिक कारक हो गया। देखिए राजनीतिक कारक 2 बार लिख दिया इसने। तो यही चीज़ें रिपीट हुआ है इसमें। परिवहन के प्रकार हो गए। तो ये सब चीज़ें देखिए फिर वहीं से लिखा हुआ है। तो बस आप इतना देखिए। देखिए यही चीज़ें सामाजिक परिवर्तन लाने वाले कारक हैं, क्यों हैं, बस इसमें यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो जो चीज़ें ज़रूरी थी और इम्पॉर्टेंट थी मैंने ऑलरेडी उसको कवर किया। और जो जो चीज़ें अननेसेसरी थी, कई बार इसमें क्या है, इस बुक में कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे दिए हुए हैं और बहुत मतलब व्यापक तरीके से दिया हुआ है, बहुत डीप जाके। तो और कई चीज़ें जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं कई कई जगह। उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैंने जो ज़रूरी था उसको वो पढ़ाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक और नई यूनिट के साथ। धन्यवाद।